चलो, पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर दो डायमेंशंस, मिनिमम दो डायमेंशंस अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर मैं कहूं देखो भाई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इसका मोशन डिफाइन करने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, तो ये क्या हो गया, एक डायमेंशन सफिशिएंट है इसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब मैं कहूं कि भाई बोर्ड पे चींटी चल रही है, ठीक है, तो चींटी तो कभी अपने से पूछ के तो चलती नहीं है, कभी इधर कभी उधर, चींटी तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है कि नहीं चींटी तो, ठीक है। क्या आप इसका मोशन एक डायमेंशन से डिस्क्राइब कर सकते हो? नो, ठीक है। यानी कि अगर मोशन किसी प्लेन में हो रहा है, प्लेन का मतलब दो डायमेंशन से मिलके जो बनता है उसको हम क्या कह देते हैं? प्लेन। अगर मोशन प्लेन में हो रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? मोशन इन 2D, या हम काइनेमेटिक्स से 2 डायमेंशन में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें कि कोई पार्टिकल बेटा 2 डायमेंशन में अगर मोशन कर रहा है, ये अपना y एक्सिस हम मान लें और इस डायरेक्शन में मान लें हम x एक्सिस, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन, जैसे मैं यहां से कोई बॉल थ्रो कर दूं, ठीक है, अगर बॉल सीधी रोल करा दूं, मैं सीधा फेंक दूं, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो तो क्या हो गया? 1D। लेकिन मैं बॉल को ऐसे थ्रो करूंगा, मान लो आपने किसी बॉल को यहां से बेटा थ्रो किया, तो बॉल का मोशन कुछ ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है। आपने किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया इस बॉल को, u वेलोसिटी के साथ में थीटा एंगल पे आपने इसको थ्रो किया, तो देखो इसका मोशन कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा होगा कि नहीं? ठीक है। अब यहां पे देखो इसका मोशन सिर्फ आप अकेले x एक्सिस से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो बॉल x एक्सिस के अलोंग भी जा रही है और हाइट भी अटेन कर रही है, तो इसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोनों डायमेंशंस की जरूरत होगी, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स 2D को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है 1D प्लस 1D। यानी कि आप क्या कर लो, इसके मोशन को दो डायमेंशंस में ब्रेक कर लो, दो अलग अलग डायमेंशंस में। जब भी 2D मोशन आता है कि किसी पार्टिकल के पास 2D मोशन है, तो हम उसको कैसे डील करेंगे? दो अलग अलग पार्ट्स में रिजोल्व करके। आप उसको दो अलग अलग डायमेंशंस में रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। और 1D मोशन से डील करना तो हम जानते हैं, क्योंकि 1D मोशन में तो 3 इक्वेशन में कहानी खत्म हो जाती है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। क्योंकि एज सच काइनेमेटिक्स 2D की हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, मोशन इन 1D के लिए हमारे पास ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है कि नहीं? ठीक है। हम इन्हीं का यूज करके 2D की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, लेकिन बस फर्क क्या होगा, आप उसको दो अलग अलग डायमेंशंस में डील करेंगे। एक डायमेंशन का बिल्कुल सेपरेट डिस्कशन और दूसरे डायमेंशन का भी बिल्कुल सेपरेट डिस्कशन, ठीक है। कैसे? देखो, अब मान लो मैं कहूं किसी भी मोमेंट पे ना पार्टिकल यहां पे था, पार्टिकल यहां पहुंचा, आपने बॉल को यहां से थ्रो किया और बॉल यहां पहुंची, ठीक है। तो अब देखो पार्टिकल इनिशियली यहां पे था बेटा, इसने इस डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं? तो दो डायमेंशन का मोशन हो गया कि नहीं भाई? 1D प्लस 1D। तो क्यों ना हम इसके दोनों डायमेंशंस के मोशन को सेपरेट सेपरेट डिस्कशन कर लें कि भाई इसका जो मोशन है ना वो क्या है? एक्स एक्सिस का मोशन प्लस वाई एक्सिस का मोशन। और अगर मैं कहूं मान लो किसी मोमेंट पे बॉल यहां पे थी, ठीक है, तो अगर मैं सेपरेटली डिस्कशन करूं तो एक्स एक्सिस पे बेटा इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और वाई एक्सिस पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। क्या ये दोनों डिस्टेंसेस ये साइमल्टेनियस ट्रेवल कर रही है कि नहीं? हम तो सिर्फ उसको सेपरेट करके देख रहे हैं, लेकिन हो क्या रहे दोनों? साइमल्टेनियस, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैंने एक बॉल को यहां से यहां फेंका, तो ये कुछ इधर गई और कुछ इसने हाइट अटेन की, तो दोनों काम साइमल्टेनियस हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है। जितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने ही टाइम में उसने ये हाइट अटेन की, कह सकते हैं हम ये बात, क्योंकि दोनों मोशन क्या हो रहे हैं? साइमल्टेनियस, ठीक है। तो अब इसका हम डिस्कशन करते हैं 1D प्लस 1D इसको सेपरेट करके, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो वेलोसिटी, आपने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे थ्रो किया। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर को आप रिजोल्व कर सकते हो बेटा दो कंपोनेंट्स में,
तो वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, u sin थीटा। ठीक है, देखो ये तो इसकी दो डायमेंशन में वेलोसिटी थी, हमने क्या किया, इसकी दो डायमेंशन वाली वेलोसिटी को दो अलग अलग डायमेंशंस में ब्रेक कर लिया। किस पार्टिकल की एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। अब आप u का किस्सा भूल जाओ, अब आप क्या सोचो कि ये पार्टिकल जो है ना, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है u cos थीटा वेलोसिटी के साथ में, और एक पार्टिकल को आपने इस डायरेक्शन में फेंका u sin थीटा वेलोसिटी के साथ में। क्या आप इस मोशन से डील नहीं कर सकते? अरे पढ़ा तो हमने 1D में, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट अटेन, पढ़ा है कि नहीं सारा? ये लीनियर मोशन हॉरिजॉन्टल भी पढ़ा है कि नहीं? एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, क्या हम इन दोनों से इंडिविजुअली डील कर सकते हैं? यस, डील कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मोशन को दो डायरेक्शंस में ब्रेक कर दिया, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, पार्टिकल की एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है बेटा, u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं किसी भी मोमेंट पे एक इस पे देखूं तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कोई और फोर्स है इस पार्टिकल के ऊपर? नो, ग्रेविटी के अलावा इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। और ग्रेविटी फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड कौन सा एक्सिस है, वाई माइनस वाई ना, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स जीरो है तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा कि नहीं? यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो। अच्छा जी, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस जी, माइनस जी, जीरो नहीं होगी क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग बेटा फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, डाउनवर्ड, और इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस जी। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, लेकिन वाई कंपोनेंट चेंज होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में क्या है बेटा, एक्सेलरेशन अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूं कि इस बॉल ने यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लिया। आपने यहां से फेंका इस बॉल को और यहां इसने लैंड किया, तो जितने टाइम हवा में रही उसको हम क्या बोल देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसने कितना टाइम हवा में रही। ठीक है, अब उसके लिए देखो, आप सेपरेट सेपरेट डील कर सकते हो भाई, आप इससे सेपरेट डील करो और इससे सेपरेट। भाई जितने टाइम में, अब एकदम सेपरेट डिस्कशन देखो, जितने टाइम में बॉल यहां से यहां पहुंची उतने ही टाइम में बॉल यहां ऊपर गई और वापस नीचे, क्योंकि देखो वाई डायरेक्शन में इसने स्टार्ट कहां से किया, यहां से, और लैंड कहां पे किया, यहीं पे। अकेला वाई का देखो, ये तो क्या है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। अगर मैं इसको सेपरेट कर लूं दो पोर्शंस में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वाई एक्सिस के अलोंग पहले ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन दोनों मोशन क्या चल रहे हैं, साइमल्टेनियस। जितने टाइम में ये यहां से यहां आई उतने ही टाइम में ये बॉल यहां से यहां गई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जो आप इसका टाइम निकाल लो कि ये कितने टाइम में ऊपर से वापस नीचे आई, वही क्या हो जाएगा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ आई ये बात सबको? वर्टिकल मोशन का जो टाइम है वही क्या हो जाएगा बेटा, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि दोनों मोशन क्या चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं दोनों मोशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। ये नोट कर लिया तुमने, नोट कर लो ये।
एक चीज और लिख लें, y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, ये वाले डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कह सकते हैं, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r से। कर दो बेटा इरेज फास्ट। जल्दी करो जल्दी, लिख लिया। इतना सजाने की जरूरत नहीं है इसको, लिपस्टिक टिकी बिंदी नहीं लगाने से ना। चलो जी, अब हम डील करते हैं 1 बाय 1 इसके पैरामीटर से। ठीक है, मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं, फ्रेश डायग्राम, कि हमने एक बॉल को या कोई भी पार्टिकल है उसको किसी एंगल थीटा पे हमने थ्रो किया, y, और ये है हमारा x एक्सिस। हमने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे थ्रो किया और ये उसका मोशन है, ठीक है, ये उसका पाथ। u वेलोसिटी के साथ में हमने थीटा एंगल पे थ्रो किया, x कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा, और y कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा बेटा, u sin थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर हम इसमें डालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बेटा हम सिर्फ किससे डील करेंगे, वर्टिकल वाले से। यानी कि अब आप सोचो कि आपने एक पार्टिकल को ग्राउंड से थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, u sin थीटा वेलोसिटी के साथ में हमने इसको थ्रो किया, तो बताओ कितने टाइम में ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। 1D में हमने पढ़ी है बेटा ये बात, 2u/g होता था कि नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट, याद है 1 डायमेंशन में, जहां पे u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, आपने u sin थीटा से फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बेटा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी कि नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0। वहां से ये फिर क्या आएगा बेटा, वापस इसी पॉइंट पे आ गया कि नहीं, तो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, sy इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा मैं, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ठीक है जी, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। हमने क्या मान लिया भाई, कितना टाइम लिया उसने, कैपिटल T। माइनस आएगा कि नहीं भाई यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g, तो माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। एक t से एक t खत्म, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया बेटा हमारा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, ये क्या आ गया इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम तक ये जो पार्टिकल है ये हवा में रहा। ठीक है, और एक बात और, अभी मैंने डिस्कशन किया बेटा, दोनों मोशन साइमल्टेनियस हो रहे हैं कि नहीं, तो जितना टाइम वर्टिकल जर्नी में लगा उतना ही टाइम किस में लगेगा, हॉरिजॉन्टल जर्नी में लगेगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं, टाइम ऑफ वर्टिकल जर्नी, टाइम ऑफ वर्टिकल जर्नी इज इक्वल टू टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल जर्नी, टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल जर्नी एंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर से हमने डील कर लिया कि कितने टाइम तक बॉल हवा में रहेगी। u क्या होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, थीटा हमें गिवन होगा,
टी क्या हो गया, कंप्लीट टाइम है बेटा, ये पूरा यहां से यहां आने का टाइम है। अगर सिर्फ हाफ टाइम पूछता है कि यहां से ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं बेटा, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, इसका हाफ हो जाएगा ना बेटा, कि टोटल जर्नी का टाइम क्या है 2u sin थीटा बाय g, तो हाफ जर्नी का u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, सेकंड हेडिंग डाले बेटा, मैक्सिमम हाइट अटेन। मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए बेटा हम सिर्फ किससे डील करेंगे, वर्टिकल से, क्योंकि हॉरिजेंटल का तो हाइट से कोई लेना देना है नहीं। यानी कि आपने एक पार्टिकल को u sin थीटा वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया। मैक्सिमम हाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है कि नहीं। तो हम यहाँ पे यूज कर लें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h मैक्स। h मैक्स लिखते, मैक्सिमम हाइट से डील कर रहे हैं, तो v क्या हो गया बेटा 0 माइनस u क्या है बेटा अपना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और g को हम क्या लिखेंगे माइनस 2g इंटू एच मैक्स। तो h मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस खत्म, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है जी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, u y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g भी लिख सकते हैं कि नहीं। u y मतलब y कंपोनेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये भी क्या हो जाएगा अपना मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या है कि इसने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, हम यहाँ पे किससे डील करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने यहां से थ्रो किया था, पार्टिकल ने यहां पे लैंड किया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा बेटा अपना हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, और हॉरिजेंटल रेंज के लिए देखो, हॉरिजेंटल के पैरामीटर्स से हॉरिजेंटल कंपोनेंट से डील करो, वर्टिकल के पैरामीटर्स के लिए वर्टिकल कंपोनेंट से डील करेंगे। हॉरिजेंटल निकालना है तो किसकी इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, हॉरिजेंटल की। हॉरिजेंटल में बेटा sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन। और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है एक्सेलरेशन, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो बेटा x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या लिया r, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा, और इसने यहां से यहां जाने में टाइम कितना लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम लिया कि नहीं, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी, तो क्या आ गया u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा डिवाइडेड और 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g, और 2 sin है, साइन भी क्या होता है sin 2 थीटा, सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम sin 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये आ जाएगी हमारी रेंज। ठीक है, कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना रेंज होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। इसी में कंटिन्यू करें, देखो अब देखो बेटा रेंज जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है,
देखो इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, जीबी क्या है कांस्टेंट, आपके हाथ में क्या है थीटा। भाई मैंने आपको कहा कि आपने एक पत्थर फेंकना है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकना है, ठीक है, आप उसको किस एंगल पे फेंको कि वो मैक्सिमम दूरी पे जाए। मैंने आपको यू फिक्स करके दे दिया, जी ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब मैं कहूं कि भाई आप इसको किस एंगल पे थ्रो करो कि ये ज्यादा से ज्यादा दूर जाए। बचपन में करते थे ना पत्थर वाली रेस, पत्थर फेंकते थे ना ऐसे कि किसका पत्थर दूर जाए, फेंका होगा सबने, तो जिसको फिजिक्स आती थी उसका दूर जाता था, है ना। भाई पत्थर दूर जाने के लिए देखो u कांस्टेंट आपके पास, अगर मैं कहूं एक फिक्स्ड वेलोसिटी है और जीबी क्या है फिक्स्ड, पत्थर किस एंगल पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगी बेटा, रेंज थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, क्योंकि यू और जी तो क्या है कांस्टेंट। रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब साइन टू थीटा क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए बेटा साइन टू थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 + 1 होती है कि नहीं, यानी कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा 1 कितने डिग्री पे होता है 90, तो साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा π/2, सॉरी यहां से 2 थीटा में क्या मिल गया π/2, तो थीटा कितना आ जाएगा अपना π/4, यानी कि कितना डिग्री 45 डिग्री। यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करते हैं तो उसकी रेंज क्या होगी मैक्सिमम होगी। और कितनी आएगी रेंज इस केस में, आर मैक्स इज इक्वल टू, क्योंकि साइन टू थीटा तो क्या हो गया 1, तो मैक्सिमम रेंज क्या आ जाएगी बेटा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, ठीक है। चलो एक बात बताओ जरा मुझे, जिस तरह हमने रेंज में देखा बेटा इसी तरह हाइट भी देखो। मैंने आपको वेलोसिटी एक दे दी कि भाई 10 मीटर पर सेकंड से आपने पार्टिकल थ्रो करना है, जी ऑलरेडी क्या है बेटा कांस्टेंट, 2b क्या है कांस्टेंट, तो पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी बताओ जरा, हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मैक्सिमम, और साइन स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये सिंपल सी बात है भाई, मैं पत्थर को ऐसे फेंक रहा हूं कम हाइट पे जाएगा, 90 डिग्री मतलब वर्टिकली अपवर्ड, अगर मैं ऐसे फेंकूंगा तो ज्यादा हाइट अटेन करेगा कि नहीं, फिर वो मोशन कैसा बन जाएगा 2D सॉरी 1D बन जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन का, ठीक है। तो इसी तरह मैक्सिमम हाइट से मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, ठीक है ना, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट आपने देखो, अगर आपको हाइट मैक्सिमम चाहिए पार्टिकल की तो आप उसको 90 डिग्री पे थ्रो करेंगे, अगर आपको उसकी रेंज मैक्सिमम चाहिए तो किस एंगल पे थ्रो करेंगे 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल हाइट के लिए 90 डिग्री, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज के लिए 45 डिग्री। तो एक टीएनटी बनाओ और उसमें ये बात लिख लो। टीएनटी का मतलब समझा दिया था ना मैंने, नहीं समझाया था, इन बासी लोगों को तो पता है टीएनटी का मतलब होता है टूल्स एंड टेक्निक्स या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स, और टिप्स एंड ट्रिक्स जो वास्तविक जीवन में काम आती है, मजाक के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो एक टीएनटी बनाओ उसमें बात लिखो, for maximum possible range, for maximum possible range, we should throw the particle at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with horizontal। अगर आप हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना के थ्रो करेंगे तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी, हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। इसी में सेकंड पॉइंट,
टू ऑब्टेन मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। मैक्सिमम पॉसिबल की बात कर रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी मैक्सिमम है, ये प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम है कि आपने प्रोजेक्टाइल को इतने थीटा पे फेंक दिया तो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, इसका ये मतलब है एच मैक्स। ठीक है जी, उससे मतलब है अपने को फॉर मैक्सिमम पॉसिबल हाइट थ्रो द पार्टी वी शुड थ्रो द पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड। हम उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे। ठीक है, अभी टीएनटी को बंद मत करना। ठीक है, अब देखो इसमें और पॉइंट लिखते हैं बेटा। ये जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट कह सकता हूं मैं पार्टिकल का, और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है वेलोसिटी का, 0, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बेटा चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 0, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा सेम। तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा u cos थीटा, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। प्रोजेक्टाइल के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी u cos थीटा। ठीक है, तो टीएनटी में थर्ड पॉइंट लिखो, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट लिख लो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी becomes 0 and horizontal component is u cos theta. So at highest point projectile has only horizontal velocity. हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला वाला भी अपना, रेंज के फॉर्मूला के साथ हम थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं। इसको भी रेंज कर देते हैं। रेंज का फॉर्मूला है बेटा, रेंज का फॉर्मूला क्या है याद दिलाओ जल्दी से, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है जी, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि थीटा जो है ना वो है 30 डिग्री, थीटा लिया बेटा मैंने 30 डिग्री। ठीक है जी, तो रेंज क्या आ गई हमारी, फर्स्ट केस में हमने केस 1 में थीटा लिया हमने 30 डिग्री। ठीक है जी, तो रेंज क्या आ जाएगी u स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बेटा साइन 60, तो u स्क्वायर इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो रेंज क्या आ गई फर्स्ट केस में √3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है जी, सेकंड केस में एक अजम्पशन लेते हैं, हमने मान लिया कि थीटा जो है ना वो 60 डिग्री है, थीटा है 60 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 60 इंटू 2 120, तो रेंज क्या आएगी हमारी u स्क्वायर साइन 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूं बेटा मैं, ये साइन 120 को डिवाइडेड बाय g, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा cos थीटा, तो R2 क्या आ गया u स्क्वायर cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो R2 क्या आ गया √3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। आप देखो बेटा दोनों बार, एक बार मैंने उसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ 30 डिग्री एंगल पे फेंका, मुझे रेंज क्या मिली √3/2u स्क्वायर बाय g। उसी प्रोजेक्टाइल को मैंने सेम u वेलोसिटी के साथ में 60 डिग्री एंगल पे फेंका, मुझे रेंज फिर से क्या मिली सेम। ठीक है, यानी कि एंगल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, यानी कि रेंज की जो एक वैल्यू है ना
वो दो डिफरेंट एंगल्स पे पॉसिबल है। आप सेम रेंज दो डिफरेंट एंगल्स पे ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप इसी में थर्ड केस ले लो, θ3 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है जी। तो 45 टू जा 90, तो रेंज क्या आ जाएगी थर्ड केस में, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। देखो इस केस में नहीं आया ना, यानी कि हर केस में ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है एंगल का, आप इसमें देखो, अगर इन दोनों एंगल्स का सम क्या है बेटा 90, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स पे रेंज की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। एक बार आप उसको θ1 पे फेंको, दूसरी बार आप उसको इस एंगल पे फेंको, दोनों केस में रेंज क्या आ जाएगी, सेम आएगी। बट उसकी कंडीशन क्या है कि उन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कितना पॉइंट नंबर 4, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की सेम रेंज के लिए टू एंगल्स कौन से होंगे, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, y x। एक बार आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया किसी एंगल θ1 पे, एंगल θ1 u वेलोसिटी के साथ में, दूसरी बार आपने इसको थ्रो किया किसी एंगल θ2 पे, ठीक है। वेलोसिटी सेम रखनी है, θ2 वेलोसिटी सेम, और दोनों केस में देखो बेटा रेंज क्या आ रही है, सेम। ऐसा कब पॉसिबल है, इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, सेम रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि θ1 और θ2 का जो सम है वो क्या होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री। एक बार आप 30 पे फेंको, दूसरी बार 60 पे, रेंज क्या मिलेगी, सेम। एक बार आप 60 पे फेंको, दूसरी बार 30 पे, रेंज क्या मिलेगी, सेम। एक बार आप 20 डिग्री पे फेंको, दूसरी बार 70 डिग्री पे, रेंज क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी रेंज, ठीक है। एक बार आप 37 डिग्री पे फेंको, दूसरी बार 53 डिग्री पे, रेंज दोनों केसेस में क्या आएगी, सेम। लेकिन रेंज जरूर सेम है, लेकिन बेटा देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। आप 2g सॉरी, आप 30 डिग्री पे फेंकोगे तो बेटा मैक्सिमम हाइट कुछ और आएगी, आप 60 डिग्री पे फेंकोगे मैक्सिमम हाइट कुछ और आएगी। यानी कि चाहे रेंज सेम हो लेकिन मैक्सिमम हाइट दोनों की क्या आएगी, डिफरेंट। तो इनके मैक्सिमम हाइट के बीच में भी रिलेशन होता है। मान लो पहले की मैक्सिमम हाइट थी h1, सेकंड की मैक्सिमम हाइट मान ली बेटा हमने h2, तो इनके बीच में रिलेशन होता है, दोनों के मैक्सिमम हाइट्स के बीच में रिलेशन होता है। h1 इंटू h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। दोनों की मैक्सिमम हाइट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो r स्क्वायर बाय 16 के इक्वल होता है, ठीक है। यहां से आप दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, रेंज हम पता कर लेंगे तो यहां से हमें दोनों की मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जल्दी बताओ, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। देखो बेटा थीटा डिफरेंट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या आएगा, डिफरेंट। यानी कि पहले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट। चाहे रेंज सेम है लेकिन दोनों की मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट होगी और दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो दोनों मान ले पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट है t2, तो इनके बीच में रिलेशन होता है t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय g। और ये जो तीनों ही रिलेशंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इन पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं हमसे।
ठीक है। आपको कोई कह दे कि बेटा हमने एक प्रोजेक्टाइल को एक बार इस एंगल पे थ्रो किया, दूसरी बार इस एंगल पे, दोनों बार रेंज क्या आई हमारी सेम, तो बताओ इनके टाइम पीरियड्स में क्या रिलेशन होगा या इनकी मैक्सिमम हाइट्स में क्या रिलेशन होगा। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो करें फिर एक दो क्वेश्चंस बीच में, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पे जो वेक्टर कंपोनेंट है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इसका। देखो काइनेमेटिक्स 2D से क्वेश्चन वैसे तो आता है क्वेश्चन, लेकिन अगर ना भी आए ना तो ये आगे वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2D को समझना। ठीक है, और 2D को समझने के लिए 1D को समझना बहुत जरूरी है। जिनको 1D क्या हमने यहाँ पे कुछ भी नया किया 1D के सिवाय? पूरा का पूरा 1D का हमने यहाँ पे एप्लीकेशन है, पूरी 1D यूज की है। कोई नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया? जी नहीं, वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उन्हीं के बेसिस पे हमने पूरा 2D पढ़ लिया। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं भी रहते, अगर याद रख लो तो बेटर है, क्योंकि अपने तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं भी रहते तो कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को 2 अलग अलग डायमेंशंस में सेपरेट करो और आप उससे डील कर लो, आप तुरंत 2 मिनट में डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला, अगर भूल जाओ तो। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भूल के बैठ जाएंगे, क्योंकि तो सर ने तरीका बता दिया। अगर याद रखोगे तो टाइम बचेगा। अगर भाई किसी ने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया, फॉर्मूला याद है तो सीधी वैल्यू रख दी, टाइम बच गया। नहीं याद तो डिराइव करेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगले क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर एक, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, सॉरी नहीं ये नहीं करते, हम करते हैं एक पार्टिकल की, ए पार्टिकल इज थ्रोन with a velocity of 100 meter per second, with a velocity of 100 meter per second at an angle of 53 degree, at an angle of 53 degree with horizontal, find first part, time of flight, second part, maximum height attained by the projectile, third part, horizontal range, fourth part, find its average velocity, from t is equal to 0 to t is equal to 14 seconds, from t is equal to 0 to t is equal to 14 seconds. इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, थीटा दिया हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था बेटा साइन 53 कॉस 53 की वैल्यूज का डिस्कशन किया था मैंने, याद तो नहीं होंगी ना? नहीं है ना? साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 3/5। ठीक है, चलो करो स्टार्ट फिर। रेंज में थोड़ी मुश्किल आएगी, बाकी सब हो जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है जी, तो 2 इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा 100 इंटू साइन ऑफ 53, साइन 53 की वैल्यू क्या है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय g यानी कि 10, 10 5 तुझे 10 2 4 4 4 16 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा बेटा इसका 16 सेकेंड्स।
फोर्थ पार्ट में ना टाइम चेंज कर लेना, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 16 कर लो उसमें, क्योंकि 14 के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो थोड़ी देर बाद करेंगे। t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 16। h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई मैक्सिमम हाइट का, जल्दी बताओ। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। u स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10 है कि नहीं, 100 का स्क्वायर 10 ही होता है ना बेटा। हाँ ये वाले कौन है, 100 का स्क्वायर क्या आएगा 10,000 आएगा कि नहीं, मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 4/5 का स्क्वायर 16/25 मल्टीप्लाइड बाय 2g यानी कि 20। ये आ गया हमारा 500 और ये कितना आ गया 20 इंटू 16 क्या आएगा 6×12 320 मीटर। मैक्सिमम हाइट आएगी बेटा इसकी 320 मीटर, मैक्सिमम हाइट अटेन। रेंज में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि साइन 2 थीटा होता है और साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 106 डिग्री। 106 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, या cos 16 साइन 106 या cos 16 उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसको छोड़ दो कोई बात नहीं। अगर किसी को पता हो, नॉन मेडिकल वालों को पता होगा शायद, साइन 16 cos 16 की वैल्यू निकालते हैं ना, नहीं पता कोरोना बैच है ना। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ओके जी, मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा यानी कि साइन 106 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, अगर किसी को वैल्यू पता हो तो लिख लेना, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, ये मैंने वैसे ही किया था। लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 16। अब देखो चित्रकला करो थोड़ी सी, y x, आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया, यहां से किस वेलोसिटी से थ्रो किया बेटा हमने 100 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पे 16 सेकंड, t इज इक्वल टू 0 से 16, 0 पे आपने यहां से थ्रो किया और देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या है 16 सेकंड। 16 सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पे पहुंच गया बेटा, इस पॉइंट पे पहुंच गया कि नहीं। ठीक है जी, तो ये इसकी क्या होगी भैया रेंज। हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 16 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ रेंज के इक्वल। हम डिस्टेंस नहीं पूछ रहे, अगर वो एवरेज स्पीड पूछता तो आप फंस गए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें फिर क्या बताना पड़ता है, इसे पूरे पाथ की लेंथ बताना पड़ती, जो हम नहीं निकाल सकते। उसने क्या पूछा हमसे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट। यहां से शुरू किया 16 सेकंड बाद यहां पे था, तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं इसकी, और ये किसके इक्वल है आर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेंज डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि r बाय 60। एवरेज वेलोसिटी r बाय 60। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t। ये जो दो पॉइंट अब मैं लिखवाने वाला हूं ना, लास्ट पॉइंट है ये, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड ट्रेजेक्टरी। ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेई वालों की बात हो चाहे नीट वालों की बात हो, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख ले एक बार। वेक्टर का खेल है इसमें सारा का सारा, वेक्टर्स पढ़ लिए ना हमने, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आइडिया है सबको थोड़ा बहुत पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ना। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर कितना है ये, 5th, वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, लिखना बाद में, पहले सिर्फ इसको समझ लो। समझने वाला किस्सा इसमें सारा वही 1D और वेक्टर, बस y एक्सिस x एक्सिस
हमने एक पार्टिकल को बेटा थ्रो किया और ये पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी इस तरह से ट्रेवल किया, u वेलोसिटी के साथ में थ्रो किया थीटा एंगल पे, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। आपने t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को यहां से ओरिजिन से थ्रो किया, कुछ टाइम t के बाद, मैंने कहा आफ्टर टाइम t पार्टिकल भाई कहीं ना कहीं पहुंचेगा कि नहीं, पार्टिकल मान लिया मैंने किसी भी टाइम t के बाद पार्टिकल था बेटा यहां पे, ठीक है। आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया, किसी टाइम t के बाद पार्टिकल यहां पहुंचा, क्या इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वही होगी जिससे आपने थ्रो किया था, नो। वेलोसिटी क्या होगी बेटा इसकी, डिफरेंट होगी कि नहीं, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट, टेंजेंट टू द पाथ। क्लियर सबको, किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया, t टाइम के बाद पार्टिकल यहां पे पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी बेटा u के इक्वल तो नहीं होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी हमने क्या मान ली, v, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर के हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स। तो इसकी वेलोसिटी के किसी भी टाइम पे दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। एम आई राइट, लिख सकते हैं बेटा हम इसको। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी है इसके वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप, लिख सकता हूं बेटा मैं ये बात। वेक्टर्स में सीखा हमने ये, कोई भी एक वेक्टर है a तो उसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि हमें एक तो क्या चाहिए, vx, x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा बेटा y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन के लिए, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, एक्सेलरेशन क्या है बेटा 0, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। चाहे आप कहीं पे भी जाओ वेलोसिटी के x कंपोनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, u cos थीटा, क्योंकि vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t, ठीक है, और ax क्या है 0, तो vx इज इक्वल टू ux, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आ गया, u cos थीटा। अच्छा जी, y डायरेक्शन में डील करते हैं, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन क्या है बेटा हमारा माइनस g, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। क्योंकि देखो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी से डील करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से डील करेंगे। तो vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g इंटू टी। किस टाइम पे डिस्कशन कर रहा हूं बेटा मैं, t टाइम के बाद, तो टाइम हमने क्या ले लिया t, vy की वैल्यू मिल गई हमें, तो क्या मैं नेट वेलोसिटी लिख सकता हूं उस मोमेंट पे, t टाइम पे नेट वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू जे कैप। ये तो क्या आ गया वेक्टर। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ये तो। किसी भी मोमेंट पे आपको वेलोसिटी का वेक्टर चाहिए तो ये रहा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए ये रहा, किसी भी टाइम t के बाद। सुनो अभी लिखना है, ठीक है। आपको काइट पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किया, बताओ 5 सेकंड के बाद, मजे ले सकता है बंदा, 5 सेकंड के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, 5 सेकंड के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होगी, तो चाहे वो 5 सेकंड बाद पूछे चाहे 10 सेकंड बाद पूछे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या रहेगी u cos थीटा सेम, ठीक है। अगर वो पूछे 5 सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले कंपोनेंट से डील करेंगे।
आपको किसी भी मोमेंट पे वर्टिकल वेलोसिटी बतानी हो क्या होगी, तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और पूछे टोटल वेलोसिटी क्या होगी, तो टोटल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिख लो इसको। मतलब पीछे वो पर्दा लगा दो, मैं रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसका बोर्ड पे काफी ज्यादा, कोई एक बच्चा खड़ा होकर पर्दा लगा दो। थैंक यू बेटे। कर दिया नोट? कर दो रेंज। आज इसकी थ्योरी पढ़ के कल इसके क्वेश्चंस करेंगे तुम, ठीक है ना? कल पूरे लेक्चर में इसके सवाल की सवाल, सवाल की सवाल। सब थ्योरी से काम नहीं चलता ना। हाँ जी बेटा, ये वी वाई वेक्टर, सॉरी वी वेक्टर, वी वेक्टर आएगा। सबने लिख भी लिया होगा इसको, वी वाई ना? नहीं लिखा? समझदार हो। इसमें क्या है, इन छोटी मोटी चीजों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, बीच में जो चीजें है ना वो आपसे डायरेक्टली कि नेट वेलोसिटी नहीं पूछेगा कि इतने टाइम के बाद बताओ वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से डील करेंगे। एक्स डायरेक्शन की तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर नेट पूछे तो ये वाली इक्वेशन। ठीक है जी, काफी सारे सवाल बनते हैं इसमें, कल हम डिस्कशन करेंगे किस किस तरह के सवाल बनते हैं इसमें। कर दूं अभी रेज? नेक्स्ट स्टडिंग डालो बेटा, पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t। पोजीशन वेक्टर का नाम सुना है? क्या होता है बेटा पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बता सकता है कोई? वेक्टर्स में पढ़ा होगा ना पोजीशन वेक्टर। पॉइंट नंबर 6, पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t। पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, आपने एक पार्टिकल को बेटा थ्रो किया, ये इसका मोशन, u वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया, ये है इसका एंगल थीटा। चलो पहले मैं पोजीशन वेक्टर के बारे में बता देता हूं कि ये क्या होता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, किसी भी मोमेंट पे, मान लो कोई पार्टिकल, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम माना, अनदर बना लेते हैं, ये एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने कहा किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो वेक्टर बनता है इसको हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो जो वेक्टर बनता है उसको क्या कहते हैं, हमें पोजीशन वेक्टर। t इज इक्वल टू 0 पे आपने पार्टिकल को यहां से थ्रो किया, मैंने कहा किसी भी टाइम t पे बेटा पार्टिकल है यहां पे। ठीक है, किसी टाइम t पे पार्टिकल पहुंच गया यहां पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा कि नहीं?
ठीक है, और पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मतलब क्या है, ये इसकी पोजीशन एक्सप्लेन कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा कि नहीं। आपने यहां से थ्रो किया, किसी टाइम टी के बाद पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यही होगी कि नहीं। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना दो पॉइंट्स के बीच में, ये क्या होगा डिस्टेंस, और ये क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बेटा मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं इसकी डिस्प्लेसमेंट के। इसका एक कंपोनेंट किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ मान लिया हमने एक्स, एक कंपोनेंट किधर होगा इसका वाई डायरेक्शन में, वाई वाले को हमने क्या मान लिया वाई। तो पोजीशन वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं हम, जहां पे एक्स क्या है कि टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वाई क्या है यहाँ पे टी टाइम में वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो 1/1 डील करते हैं, एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का, लिख लेना बाद में, पहले समझ लो। एक्स डायरेक्शन में बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है 0, तो एक्स डायरेक्शन sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। हमें तो क्या निकालना है कि t टाइम में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x डायरेक्शन में, डिस्टेंस को हमने क्या माना है x, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, और x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, टाइम हमने क्या लिया स्मॉल t, और एक्सेलरेशन क्या है 0, तो ये क्या आ गया x इज इक्वल टू ut cos थीटा। y डायरेक्शन में आओ, y का एक्सेलरेशन क्या है माइनस g, तो sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या माना y, y की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम हमने क्या माना बेटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये आ गया x, ये आ गया हमारा y। इंडिविजुअली भी इन इक्वेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई पूछे कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इस वेलोसिटी के साथ में, बताओ t टाइम के बाद उसने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, t टाइम में x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो x का डिस्प्लेसमेंट इससे निकाल लेंगे, y का डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, और पूछ ले कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इनकी वैल्यू कहां पे रख दें इस इक्वेशन में। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू ut cos थीटा आई कैप प्लस ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप, ये क्या आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। और अगर मैग्नीट्यूड निकाले डिस्प्लेसमेंट का, तो ut cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या देगा हमें डिस्प्लेसमेंट, किसी भी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कर लिया ना बेटा, क्या बताएगा हमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t,
पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन। करते हैं रीच। लास्ट पॉइंट लिखो बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पाथ। किसके पाथ की इक्वेशन क्या होगी? जैसे बेटा स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि वो उसके पाथ को डिस्क्राइब करती है। आप उसमें x की वैल्यू रखोगे, आपको क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह बेटा ये भी एक पाथ है, ठीक है। पाथ को हम क्या कह देते हैं? ट्रेजेक्ट्री। इसका पाथ कैसा है? पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ है ना इसका, प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसके पाथ की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है। इसी साल जो जेईई मेंस के अटेम्प्ट हुए थे दोनों, फेब और मार्च वाले, दोनों में ही इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर बेस्ड। ठीक है। लास्ट पॉइंट नंबर 7, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो अभी हमने लिखा था किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम t में x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा पार्टिकल? ut cos थीटा। और उतने ही टाइम में y डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर लेगा? ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन से हम टाइम की वैल्यू निकाल लें, x अपॉन u cos थीटा, और इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं, y इज इक्वल टू u इंटू एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू, u से u कट गया बेटा, और साइन बाय cos क्या बच गया? tan। तो x टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस यहां पे क्या बच गया? g एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। पहली इक्वेशन। अब देखो बेटा इस इक्वेशन में थीटा तो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है जी, और यहाँ पे g कांस्टेंट, u कांस्टेंट, और थीटा भी क्या है? कांस्टेंट। यानी कि वेरिएबल कौन कौन बच गया? x और x स्क्वायर। यानी कि इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपको दिख जाएगी, वो क्या बनेगी हमारी? ये किसकी इक्वेशन होगी? डेफिनेटली एक ऐसी इक्वेशन मान लो जिसमें देखो इसके ये भी क्या है? कांस्टेंट, और ये जो सारी टर्म है ये भी क्या है? कांस्टेंट। इसको मैं नाम दे दूं a, इसको नाम दे दूं b, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ax माइनस bx स्क्वायर। इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी वो इक्वेशन किसकी होगी? प्रोजेक्टाइल की। यानी कि किसी पार्टिकल की इक्वेशन दे दी कि पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन है ऐसी, जिसमें x है और माइनस एक्स स्क्वायर है। पूछ ले पार्टिकल मोशन कैसा करेगा? डेफिनेटली कैसा मोशन करेगा? वो प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है उस पार्टिकल का, जिसमें a जो है बेटा, a किसकी वैल्यू बताएगा आपको? टेंजेंट ऑफ थीटा, और b जो है वो किसकी वैल्यू बताएगा? g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। x के साथ जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू बताएगा? टेंजेंट थीटा, और x स्क्वायर के साथ जो होगी वो इससे इक्वेट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल करवाऊंगा मैं, जो अभी जेईई मेंस में आया था जो क्वेश्चन, वही। इसी का एक और फॉर्म भी लिख लेते हैं हम, x टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। इस तरह की फॉर्म भी बेटा हमारी ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। मेन हमारी यही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
बहुत बार, ऑलमोस्ट एवरी ईयर लगभग इससे सवाल आ जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। जी लिखो फिर एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। इसी के साथ में हमारा प्रोजेक्टाइल, दो तरह के प्रोजेक्टाइल है हमारे सिलेबस में। एक तो ये वाला प्रोजेक्टाइल था अपना ग्राउंड टू ग्राउंड, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वो हम कल डिस्कस करेंगे, उसके एक दो ही केस हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हमारा खत्म हो गया, कल हम इसके क्वेश्चंस और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डील करेंगे। लिखे हमें एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, ठीक है। अब देखो अपने माइंड में कुछ चीजें हमें रखनी चाहिए। x इज इक्वल टू यूटी कॉस थीटा और y क्या होता है बेटा, यूटी साइन थीटा माइनस हाफ जीटी स्क्वायर एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ax माइनस bx स्क्वायर। ये बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए। एक इक्वेशन दी हुई हमें x इज इक्वल टू 30 इंटू टी एंड y इज इक्वल टू 40t minus 5t square. Find first part time of flight, second part h max, third part range. पहले तो ये बताओ ये पार्टिकल मोशन कैसा कर रहा है, प्रोजेक्टाइल, कहां से पता चला हमें, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में तो यहाँ पे क्या होता है, x होता है और ये तो क्या है, टाइम। आगे बात यहीं पे कंपेयर करो, ये इसके फॉर्म का है कि नहीं, देखो ये इस टाइप का है कि नहीं ये इक्वेशन, इसमें t बाकी जो कुछ भी बच गया वो हमारा क्या हो गया, u साइन थीटा, ठीक है, और हाफ g यानी कि 5 इंटू टी स्क्वायर। ये भी तो बेटा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है कि नहीं, यस और नो। तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कर रहा है। अब आप इसको कंपेयर करो, इस इक्वेशन को आप बेटा उससे कंपेयर करो, x इज इक्वल टू यूटी कॉस थीटा। अगर हम इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करते हैं तो t को छोड़ के जो कुछ भी बचा वो किसके इक्विवेलेंट हुआ बेटा, 30, यानी कि u cos थीटा इज इक्वल टू 30। पहली इक्वेशन, यहां से बात नहीं बनेगी। अब आप सेकंड में आओ, इसको इससे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू यूटी साइन थीटा माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो टाइम को छोड़ के जो कुछ भी बचा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 40, यानी कि u साइन थीटा बचा ना यहाँ पे, ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए बेटा, 40, ठीक है जी। u साइन थीटा 40 और u cos थीटा हमारा क्या है, 30। डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या बच जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3 और टेंजेंट थीटा 4/3 कितने डिग्री पे होता है, 53 डिग्री पे। तो थीटा आ गया हमारा 53 डिग्री, यानी कि हमने पार्टिकल को कितने एंगल पे थ्रो किया, 53 डिग्री पे थ्रो किया। अब हमें निकालना क्या क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ जल्दी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, u साइन थीटा की वैल्यू पता है, 2 इंटू यू साइन थीटा क्या है, 40 डिवाइडेड बाय g कितना है, 10। तो ये कितना आ गया बेटा, 8 सेकेंड। सेकेंड h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है, यानी कि u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, और u साइन थीटा तो हमें पता है कितना है, 40 का होल स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाय g कितना है, 10। तो ये कितना आ गया, 160 मीटर। थर्ड वन क्या पूछा है हमसे, रेंज, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। आप चाहो तो इसके लिए भी वैसे में जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप इसको ओपन कर लो। u स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, u स्क्वायर इंटू 2u साइन थीटा कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा, ठीक है जी, सॉरी 2u नहीं 2 आएगा वो भी, और u साइन थीटा की भी वैल्यू पता है और u कॉस थीटा की भी पता है।
कर लोगे सोल इसको? मरो जल्दी, कर लोगे कि नहीं? ठीक है, नहीं करोगे। हाँ जी भाई। अच्छा, ये जी कर दिया क्या मैंने यहाँ पे? तो तू लगा लो ना यार, तुम थोड़ा बहुत तुम भी कुछ कर लिया करो। कहाँ पे तू है तो सही बेटा, यहाँ पे तेरे को दिखा नहीं कि तेरे को ये 160 मीटर दिख रहा था ना यहाँ पे? और भी किसी को दिख रहा है बेटा ये इधर 160? आगे चेक करा ले, 80 मीटर है ये। अंजलि तुझे क्या दिख रहा था? ये दिख ही नहीं रहा था। एक लास्ट क्वेश्चन जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बेस करा देता हूँ। मैं कह रहा था ना बार बार कि देखो, जो बीच वाली चीजें जो है ना छोटी मोटी, वो भी याद रखनी जरूरी है। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये फैक्ट है इसमें ना, फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। इसमें हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया, सिर्फ सोल्व करते गए, अपने आप आंसर आ गया। मिटा दें पापों को। एक इक्वेशन दी हुई है हमें, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कैसा सवाल पूछ लिया? तो ये इसी साल जेई मेंस में जो फेब वाला अटेम्प्ट था उसमें एज इट इज इक्वेशन है, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ये इक्वेशन किसकी है? कंपेयर करो जरा भी, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है। तो ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और फिर कंपेयर करो, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है? x tan थीटा माइनस यहां पे क्या होता है? g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखो बेटा, अल्फा जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अल्फा क्या आ गया हमारा? टेंजेंट ऑफ थीटा। और ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट आ गई? बीटा। यानी कि बीटा इज इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यानी कि u स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन 2 बीटा cos स्क्वायर थीटा। u की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? cos थीटा, क्योंकि थीटा अननोन है ना हमारे लिए। भाई g पता है, बीटा भी नोन है, लेकिन थीटा क्या है? अननोन। तो हमें क्या पता करना होगा? थीटा। थीटा कैसे पता करेंगे? नहीं आएगा थीटा, ठीक दिया ना। चलो, ये मैंने कल भी एक बार ये ट्रिक आजमाई थी, आज फिर आजमा लेते हैं। मान लो एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल है थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल में टेंजेंट ऑफ थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? टेंजेंट थीटा को परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहां पे मैं अल्फा के नीचे 1 लिख दूं, कोई बुराई है इसमें? तो आप कंपेयर करो, ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया? बेस। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? अल्फा, और बेस क्या है? 1। तो ये क्या बन जाएगा? पंडित नो पाइथागोरस थ्योरम 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? cos थीटा। अब इसी ट्राइंगल में आप cos थीटा निकाल सकते हो कि नहीं? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर निकाल सकते हैं ना? बस बन गई बात। cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्या नहीं? हो गया आंसर।
u स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन 2 बीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। u क्या आ जाएगा रूट g 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बीटा। ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। आ गया समझ में? कंपेयर किया बस हमने सिर्फ उससे, जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ी थी उससे कंपेयर किया। ये जो स्टेप था ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नया था, थोड़ा अटपटा सा स्टेप था, ठीक है। हालांकि आप इसको साइन थीटा बाई कोस थीटा करके भी निकाल सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता वहां से निकालना। साइन थीटा प्लस कोस, साइन थीटा कोस थीटा करके कैसे निकालते पूछना चाहोगे? अल्फा को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस। तो साइन थीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेनोरिटा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं? यहाँ पे किसी भी एक को रिप्लेस कर दो, आपको कोस की वैल्यू चाहिए ना, साइन थीटा को वैल्यू कर दो। साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अल्टरनेट मेथड, अदरवाइज ये इजियर है, जल्दी हो जाएगा इससे। अगर ये समझ ना आए तो वो मेथड आजमा लेना। इसी के साथ में समाप्त होती है कहानी आज की हमारी। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो कहाँ मिलेंगे? ट्रकों के पीछे लिखा नहीं देखा? क्या लिखा होता है?